नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए शिक्षक भर्ती के क्रम में अगला वीडियो देखते हैं जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा और धीरे धीरे चलते चलते आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा कि उस स्थिति में आप बाल विकास या शिक्षा शास्त्र से संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार में सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आज देखेंगे बुद्धि का मापन, और बुद्धि का मापन देखने के पहले मैं कुछ और भी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। बुद्धि का मापन कहने का मतलब एक तरीके से अगर बोलें सामान्य तौर पे तो IQ जिसको बोला जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, IQ कितना है, इसका कितना बुद्धिमान है, कितना प्रतिभावान है, इस चीज़ का मापन आज संभव है दुनिया में। पहले जब हमारा जीवन शुरू हुआ होगा तो भाई बुद्धि जैसी कोई संकल्पना ही नहीं रही होगी। फिर धीरे धीरे समझ में आया होगा कि भाई हम बुद्धिमान हैं और उस बुद्धि का प्रयोग करते करते हमने अपनी बुद्धि को बढ़ा लिया। लेकिन आज बात ये हो गई कि हम बुद्धिमान तो हैं, लेकिन कौन कितना बुद्धिमान है ये भी जानना अति आवश्यक हो गया। या फिर लोगों की रुचि की बात हो गई, वैज्ञानिकों की, मनोवैज्ञानिकों की रुचि की बात हुई कि कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है। इस चीज़ को ध्यान में लाया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो कि मंद बुद्धि हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। तो उनका दिमाग आखिर क्यों अच्छे से काम नहीं करता, क्यों बच्चे मंद बुद्धि हैं? क्या मंद बुद्धि के बच्चों को फिर से तीव्र बुद्धि वाले बच्चों में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है? ये सारे सवाल मनोवैज्ञानिकों के पास है। तो मनोवैज्ञानिक अगर ये जान जाएंगे कौन सा बच्चा, सबसे प्राइमरी चीज जो है इस दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज के लिए, किसी भी बीमारी के लिए इलाज के लिए सबसे प्राइमरी चीज जो है वो आपको पता ये होना चाहिए कि आपको बीमारी कौन सी है। अगर आपको पता है कि बीमारी कौन सी है तो आप उसके उत्तर तक पहुंच पाएंगे कि बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर एक ठीक ठाक डॉक्टर होता है तो आपको क्या करता है, आपको बोलता है कि जाइए डायग्नोस्टिक कराइए, यानी आप अपने ब्लड का जांच कराइए, अपने यूरिन का जांच कराइए, अपने पेट का जांच कराइए और विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट के माध्यम से आपके हर एक अंग का जांच किया जाता है। और उसको फिर डॉक्टर क्या करता है, देखता है और देख के बताता है कि आपको कौन सी बीमारी है सबसे पहले। और अगर ठीक ठाक डॉक्टर नहीं है, झोला छाप डॉक्टर के पास गए, आप बोले कि सिर गर्म है, बदन टूट रहा है, तो फट से बोलता है कि आपको क्या है, आपको बुखार है। और बुखार है तो ऐसे डॉक्टर आपसे ज्यादा सवाल नहीं करते, बंगाली प्रवृत्ति के डॉक्टर होते हैं। आपके हर क्षेत्र में बंगाली डॉक्टर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत में ही बंगाली डॉक्टरों का प्रचलन बहुत ज्यादा। तो फिर ये डॉक्टर आपसे कोई सवाल नहीं करते, आपको सीधा सीधा एक इंजेक्शन लगाते हैं, 2 इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं ये गोली ले लेना, ठीक हो जाओगे। कोई जांच, कुछ भी डायग्नोस्टिक कराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे बंगाली डॉक्टरों के चक्कर में जा करके, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में जा करके बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जान भी चली जाती है। ये तो बात रहा। अच्छा, अब बात करें तो सबसे पहली बात क्या है, किसी भी बीमारी को जानने के लिए कि भाई वो बीमारी उसको है कौन सी बीमारी, एक्चुअल बीमारी है। तो मंद बुद्धि अगर कोई बच्चा है, यानी बुद्धि उसका कमजोर है, मंद है, तो उसको जानना ये जरूरी होगा ना कि वो मंद बुद्धि है। और मंद बुद्धि जानने के लिए हम कौन से, जैसे अगर आपके ब्लड में यूरिन ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। डायग्नोस्टिक के अंतर्गत ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड में यूरिन ज्यादा है और उसका इलाज आपको कराएगा डॉक्टर। लेकिन अगर आप मंद बुद्धि हैं तो या फिर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है तो उसके जांच के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक कराया जाए। इसमें तो आपने अपने ब्लड की जांच करा ली, ब्लड रिपोर्ट मंगा लिया, लेकिन मंद बुद्धि है, इसके जांच के लिए कोई रिपोर्ट की व्यवस्था है क्या? तो ऐसी रिपोर्ट की व्यवस्था तो है नहीं। अब उसी रिपोर्ट की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि आदमी, कोई व्यक्ति कितना प्रतिभावान है, कितना जानकार है, कितना उसका IQ है। इस सब चीजों को हम क्या करेंगे, आज जानेंगे। और किसका कितना IQ होगा तो हम उसको ठीक ठाक बुद्धि वाला व्यक्ति बोलेंगे, किसका कम IQ होगा तो उसको मंद बुद्धि बोलेंगे, किसका कितना IQ होगा तो उसको मूर्ख बोलेंगे, और कितना होगा तो महामूर्ख बोलेंगे। और मूर्ख और महामूर्ख जैसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन मूर्ख की कैटेगरी में आएगा, कौन महामूर्ख की कैटेगरी में आएगा, किसका IQ कितना होगा तो मूर्ख होगा, किसका IQ कितना होगा तो प्रतिभावान होगा। और आपको क्या लगता है कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है?
आपको यही लगता है कि ये प्रश्न कहां से पूछ लिया कि मैं इसको पढ़ूं। तो आज आखिर कभी कभी आईक्यू देता है कि 140 है, 120 है, इस आईक्यू का 90 है, इसका आईक्यू का मतलब क्या है, ये सब चीजें भी देखें। अच्छा, इसी आईक्यू के हिसाब से लोग मूर्ख और महामूर्ख निर्धारित करते हैं। अब इस आईक्यू की जांच के लिए, यानी किसका कितना बुद्धि का स्तर है, जांच के लिए उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में आप पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल के जो मास्टर होते हैं, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं, या हमारे क्षेत्र में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुल मिला के वो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, आपसे कोई भी आपका टेस्ट नहीं करते आपका दिमाग का, और किसी को बोल देते हैं अच्छा बालक है यानी तेजतर्रार बालक है, और किसी को बोल देते हैं क्या हो, तुम गधे हो। ऐसा बोलते हैं, आपको भी बोले होंगे, हो सकता है, मेरे को तो भाई बहुत लोग बोले कि तुम गधे हो। हालांकि मैं गधा नहीं हूं, और उनको मैं ये भी बताया कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, एक रामचरितमानस में एक कथन है कि वो एक लाइन है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भी बात बताया मैं उनको कि आपकी जैसी भावना होगी, आप प्रभु को उसी मूरत में देखेंगे, तो हो सकता है आपकी भावना ऐसी हो कि आप प्रभु को गधे की मूरत में देखें तो मैं गधा नजर आ रहा हूँ, हो सकता है। तो ऐसे मैं उनको बताया, और मैं ये भी बताया कि जो जैसा होता है वो वैसे ही चीजों को देखना पसंद करता है। अब मैं तो गधा नहीं हूं, लेकिन आप हो सकते हैं कि हो, तभी तो आप ऐसी चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो ऐसे अपने अपने तजुर्बे से लोग किसी को गधा तो किसी को होशियार, किसी को कम होशियार ऐसा डिसाइड करते हैं। लेकिन बाल विकास में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फैक्ट यानी तथ्यों पे बात होगी, और हम समझेंगे कि किस तरीके से जांच होता है, कितने वाले को प्रतिभावान, किसी को मूर्ख, किसी को गधा, ऐसे ही नहीं बोलना है, हमेशा तथ्य के साथ बोलना है। जब आप इस क्लास को पढ़ लेंगे और आप एक ठीक ठाक टीचर बनेंगे, मतलब आप एक ठीक ठाक टीचर तो बनेंगे ही बनेंगे अगर इस क्लास को ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेंगे। तो अगर आप पूरे क्लास को भी कभी बन जाए शिक्षक, आप शिक्षक बनने के बाद भी याद करिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को किसको गधा बोलना है और कब गधा बोलना है। नहीं तो मेरे जैसा स्टूडेंट मिल गया और आपको वही बात बता दिया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी, पहली बात, और दूसरी बात ये बता दिया कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसे ही दिखाई देता है, तो आप खुद में गधे साबित हो जाएंगे, कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल तथ्य के साथ बोलिएगा तो बच्चा आपको बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, दो फायदे हैं, एक तो आप शिक्षक बन जाएंगे, दूसरा आपके बातों में दम होगा। समझिए, शुरू करते हैं। बुद्धि मापन का अर्थ यह ज्ञात होना है कि व्यक्ति में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं कितनी है। बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर का मापन किया जाता है। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने याद होगा, ये वही अल्फ्रेड बिने है जिसने की एक सिद्धांत दिया था। सबसे पहला सिद्धांत हमने जो पढ़ा था बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत, यह अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत, और इसके सिद्धांत का सार जो मैं बताया था आपको कि कोई व्यक्ति दाल पकाना जानता है तो अल्फ्रेड बिने की बात माने तो निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि वो चावल पकाना भी जानता होगा। ये सार जिस सिद्धांत का था, अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत था, और वही अल्फ्रेड बिने था जो कि बाद में, ध्यान होगा, बाद में इसने एक और सिद्धांत दिया था, ये वही अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। पहला सवाल तो यही हो सकता है कि बुद्धि मापन का कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया, तो उसका एक ही नाम है, अल्फ्रेड बिने। और सबसे पहली बार अगर किसी ने बुद्धि मापन को शुरू किया और कब शुरू किया, तो था 1905, और प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया अल्फ्रेड बिने ने, वही 1905। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों तथा व्यक्ति की योग्यताओं का अनुमान लगाने का सतत प्रयास प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से किया है। आगे पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक एक विचारक, पहले इसका बुद्धि का सिद्धांत भी पढ़े, याद होगा, ये नाम आपको बार बार आएंगे, याद करना पड़ेगा। थॉर्नडाइक के इस कथन ने मनोवैज्ञानिकों को बुद्धि मापन हेतु अधिक बल प्रदान किया। जो कुछ वस्तु है वह एक मात्रा में विद्यमान है और जिस मात्रा में है उसका मापन भी किया जा सकता है। यानी थॉर्नडाइक ने यह बात कहा
कि कोई भी वस्तु है, थार्नडाइक का कहना था कि भाई आपके पास एक, अगर सामान्य सी बात बोलूं तो आपके पास कुछ तेल है, अगर वो तेल आपके पास है, इसका मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि वो तेल कितना है, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप किस में नापते हैं, लीटर में नाप लेते हैं तेल को, ठीक है, मिलीलीटर में भी नाप सकते हैं। थार्नडाइक का कहना था, ये भी एक मनोवैज्ञानिक था, जिसने कहा कि भाई कोई वस्तु अगर है, जैसे बुद्धि है, बुद्धि, तेल की जगह में आप बुद्धि लीजिए, बुद्धि है तो वो कितनी मात्रा में है इसका मापन किया जा सकता है। जैसे अगर तेल है तो कितनी मात्रा में आपके पास है उसका मापन आप कर सकते हैं, उसी प्रकार बुद्धि कितनी मात्रा में है इसका मापन भी आप कर सकते हैं। अगर आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते, अगर आप बुद्धि का मापन नहीं कर सकते तो वो चीज है ही नहीं, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि जो चीज है उसका तो मापन किया जा सकता है। जैसे रिमोट है, रिमोट कितना रिमोट है, एक रिमोट है, इसमें बटन कितने हैं, 52 बटन है, अगर एक बटन घटा दूंगा तो 51 बटन हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी रिमोट होंगे जिसमें 50 बटन होंगे, तो इसका मापन तो संभव है। अगर ये रिमोट ही नहीं होगा, रिमोट हटा दिया, रिमोट हटा दिया, अब कितने बटन है ये कैसे पता चलेगा। तो उसी बात को थार्नडाइक ने कहा कि अगर कोई चीज है, मैं ये बात इसलिए बात जोर दे करके कह रहा हूं क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में, पिछले जो वीडियो हमने कवर किया है उसमें हमने ये भी देखा था कि एक व्यक्ति आया आखिरी में और बोला कि बुद्धि जैसा कोई चीज होता ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो थार्नडाइक ने, मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के मापन पर अधिक बल दिया और कहा कि कोई वस्तु विद्यमान है तो उसका मापन किया जा सकता है, और बुद्धि अगर विद्यमान है तो बुद्धि का मापन किया जा सकता है। और ये बात इसलिए भी जोर देके कह रहा हूं क्योंकि ये लाइन उठा करके आपसे क्या करेगा, आपसे एक क्वेश्चन बनाएगा, यही लाइन उठा करके, और उस क्वेश्चन में पूछ देगा कि यह कथन किसका है। यानी जो कुछ वस्तु है वह एक मात्रा में विद्यमान है और वह जिस मात्रा में विद्यमान है उसका मापन किया जा सकता है। यहां से यहां तक एक लाइन उठाया और पूछ दिया कि मेरे प्यारे बच्चे ये कथन किसका है, जल्दी से बता दो। तो आपको इतना बार बार बोलने से तो ये याद भी हो गया होगा कि ये कथन किसका है, थार्नडाइक का। इन्हीं विचारणीय बिंदुओं के संदर्भ में बुद्धि मापन की अवधारणा तथा बुद्धि परीक्षणों का विकास क्रमशः प्रारंभ हुआ। यानी थार्नडाइक ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे जब हनुमान जी श्रीलंका जाने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तो व्यक्ति भूल चुका था कि मैं उड़ भी सकता हूं। तब कौन आया था, जामवंत। और जामवंत आया, और जामवंत आने के बाद क्या बोला कि भाई तुम उड़ सकते हो बेटे, और उसने उड़ना शुरू किया। यानी थार्नडाइक ने भी थार्नडाइक ने भी लोगों के अंदर एक दिमाग दिया, एक मतलब एक उद्दीपित किया दिमाग को कि भाई अगर कोई बुद्धि है तो उसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। ये बात कही थार्नडाइक। अच्छा, एक बात आ गई जामवंत की। जामवंत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, छोटी सी कहानी। जामवंत मतलब क्या हुआ, जामवंत किस रूप में था, रामायण आप लोग देखे होंगे तो ये क्या था, भालू था। भालू था नहीं, भालू थे। अब भालू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। बियर, वो पीने वाला बियर नहीं है, ये बियर मतलब भालू वाला बियर। देखिए पूरा रामायण हो गया। पूरे रामायण में जामवंत जो था, जामवंत के रोल को बहुत अच्छा दिखाया नहीं गया। रामायण जब खत्म हुआ तो रामायण खत्म होने के बाद राम जी एक दिन बैठे थे शिला पे, तो जामवंत गए प्रभु श्री राम, मैं इतना काम किया, हनुमान को उड़ने के बारे में भी बताया, तभी तो सीता का पता लगा, तभी तो सीता को लेके आया, तभी तो आपका रामायण लिखा गया। नहीं तो आपको कौन जानता था, आप तो वन वन भटक रहे थे। 14 वर्ष बाद आप वापस चले जाते, अपनी पत्नी को खो दिए थे आप। तो राम जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, तो बताओ जामवंत मेरे प्रिय साथी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जामवंत ने कहा कि प्रभु रामायण में तो मेरे को रोल मिला, मैं काम भी किया, लेकिन लेकिन थोड़ा थोड़ा रोल मिला है, और मेरे को कोई बहुत अच्छे तरीके से जानता भी नहीं है। यानी रोल मेरे को कोई बहुत अच्छे तरीके से जानता भी नहीं है। जैसे आप हनुमान जी का पूजा करते हो, लेकिन जामवंत का कभी पूजा नहीं करते। तो बोला कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा करिए प्रभु कि मुझे सब लोग जाने।
आप लोग बाली को भी जानते हैं, लेकिन इस जामवंत को भूल जाते हैं, जो कि हनुमान को उड़ाने वाला आदमी था। बोला कि तुम उड़ सकते हो बेटे। तो प्रभु के चरणों में गिर गया जामवंत कि कुछ ऐसा करिए कि मुझे प्रसिद्धि मिले। तो जामवंत ने कहा, राम ने कहा कि जाओ, तुम्हें कलयुग में वो मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, और कलयुग में प्रसिद्धि मिलेगी, और इसी कलयुग में प्रसिद्धि मिलेगी, इतना प्रसिद्धि मिलेगी कि हर जवान लड़के लड़की तुमको जानेंगे। एक समय आएगा जब तुम्हारे बारे में हर कोई बात करेगा। तो वही समय आता है 14 फरवरी का, जिसको आप वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। और इस वैलेंटाइन डे में आपको टेडी बियर देने का जो प्रचलन है, इसी कहानी से आया। यानी यही श्री राम के आशीर्वाद से आप टेडी बियर दे पा रहे हैं। टेडी बियर मतलब एक तरीके का भालू भी। ठीक है, चलिए, ये कहानी भी आपको कैसी लगी जरूर मैसेज करके बताइएगा व्हाट्सएप। अब देखते हैं आगे क्या देखा हमने। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि कोई वस्तु है तो उसको मापा जा सकता है, कितना है क्या है। उसी से लोगों ने ये माना कि भाई बुद्धि कोई वस्तु है या फिर बुद्धि कोई चीज है तो उसको हम माप सकते हैं। अब लेविटर ने परीक्षणों के आधार पर चेहरे की आकृति के अनुरूप बुद्धि की व्याख्या की तथा विशिष्ट आकृति के संबंध में विशिष्ट मानसिक गुणों के साथ बताया। स्टर्न ने इस परीक्षण के संबंध में एक सुझाव दिया। उन्होंने बुद्धि मापदंड के आधार पर बुद्धि लब्धि आधार बनाया। बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। बुद्धि लब्धि मतलब किसी बालक में कितनी बुद्धि है, इसका मात्रा का मापन कौन करता है? बुद्धि लब्धि के माध्यम से किया जा सकता है। स्टर्न ने इस परीक्षण के संबंध में एक सुझाव दिया और स्टर्न ने बुद्धि मापदंड के आधार पर बुद्धि लब्धि का आधार बनाया। यानी कितनी बुद्धि है इसका आधार किसने बनाया? स्टर्न ने। आपसे पूछ लेगा स्टर्न ने कौन सा चीज दिया, क्या दिया? तो बुद्धि लब्धि का आधार दिया। बुद्धि लब्धि मतलब किस व्यक्ति के पास कितनी बुद्धि है। जैसे मेरे पास कितनी बुद्धि है, जैसे मेरे पास कितना रिमोट है, तो मैं क्या बोलूं? रिमोट लब्धि। इसी तरीके से कितना बुद्धि है तो बुद्धि लब्धि। ध्यान है? ठीक। बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता उसकी बुद्धि क्षमता को मापते हैं। वास्तविक उम्र और मानसिक उम्र। वास्तविक उम्र मतलब ईयर में देख सकते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि ये बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो गया, या ये बच्चे, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन इसका जो दिमाग है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी मानसिक उम्र नहीं बढ़ रहा है। कौन सा फिल्म देखे हैं आप लोग? आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, क्रिश नामक फिल्म। कितने लोग देखे होंगे? लगभग सभी लोग देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। क्रिस से पहले एक फिल्म आया था, क्रिस सीक्वल था। क्रिस सीक्वल था मतलब इससे पहले एक फिल्म आया था, उसके आगे की कहानी क्रिस में आई थी। और उससे पहले कहानी का नाम क्या था? कोई मिल में बड़ा मिल नहीं, छोटा मिल, यहां लिख देता हूं, कोई मिल गया। ये फिल्म था पहले। इसके बाद एक क्रिस आया, फिर क्रिस 2, क्रिस 3, ये सब आते जाएंगे, वो अलग बात। कोई मिल गया में आप देखेंगे कि जो ऋतिक रोशन होता है, वो ऋतिक रोशन क्या होता है? उसकी उम्र बहुत होती है, उसकी उम्र ज्यादा होती है मतलब, लेकिन वो खेलता किसके साथ है? छोटे छोटे बच्चों के साथ बाटी अंटा खेलता रहता है, वो लंगड़ी वंगड़ी खेलता रहता है। लेकिन उसके पास आता है एक बुद्धि देने वाला जादू, और उसको बुद्धि देता है, मतलब उसके प्रभाव से उसके बुद्धि का विकास होता है। और फिर वो उसकी उम्र कम हो जाती है, उम्र मतलब ईयर में उसकी उम्र कम हो जाती है, उसका दिमाग उम्र से ज्यादा तेज हो जाता है। तो ये अगर कहानी आपको याद है, कोई मिल गया आपने देखा है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वास्तविक उम्र मतलब उसका जो मेजरमेंट वाला उम्र है, यानी 2 साल 4 साल। और मानसिक उम्र का मतलब यह है कि जिस उम्र का है वो, जैसे 4 साल का है तो 4 साल की उम्र में जो काम किया जा सकता था, क्या वो काम कर रहा है उसका दिमाग या नहीं कर रहा है। तो अगर कोई मिल गया वाले केस में देखेंगे तो जब तक जादू नहीं आया था उस फिल्म में, जादू मतलब जो एक तरीके का एलियन था जो कि ऊपर से आया था, जो कि धूप का सहारा लेके जिंदा रहता था, वो जादू, जब तक जादू नहीं आया था तब तक ऋतिक रोशन की जो उम्र थी, वो ऋतिक रोशन की उम्र कैसी थी? ऋतिक रोशन की उम्र अपने वास्तविक उम्र से छोटी थी, यानी उसकी मानसिक उम्र वास्तविक उम्र से छोटी थी। मानसिक उम्र ये है तुम्हारा वास्तविक उम्र, और ये है मानसिक उम्र। ये है मानसिक, वास्तविक उम्र ज्यादा था, मानसिक उम्र इससे छोटा था। लेकिन जैसे ही जादू आया तो जादू वास्तविक उम्र जितना था उससे बड़ा हो गया उसका मानसिक उम्र।
ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वो प्रतिभावान बच्चा हो गया। पहले क्या बोल सकते थे, जब उसकी मानसिक उम्र कम थी तो वो गधा था। आगे अभी मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। चलिए, तभी आप देखते हैं कोई बच्चा रहता है जो कि वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, बोलते हैं कि समय से पहले बड़ा हो गया, दुनियादारी जान ली। तो उसका मतलब क्या है, कि उसकी वास्तविक उम्र कम है लेकिन उसकी मानसिक उम्र ज्यादा है। वो समझ सकता है सभी चीजों को। जैसे हमारे यहाँ एक लड़का था, उसका नाम छोटू था, उसकी वास्तविक उम्र कम थी लेकिन मानसिक उम्र ज्यादा थी। दुनिया के तौर तरीकों को ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकता था। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदते गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उस उम्र में वो बच्चा क्या करता था, उस उम्र में उसका दिमाग जो था दुनियादारी में व्यस्त हुआ करता था, लेकिन वो चला गया। चलिए आगे देखें। बुद्धि लब्धि के प्रयोग के लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र प्रस्तुत किया। सूत्र बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मतलब IQ, MA/CA × 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु। आपसे ये बुद्धि लब्धि का ही एक प्रश्न पूछ देगा सूत्र के विषय में। सूत्र के विषय में सबसे पहला बात कहेगा कि ये सूत्र किसने दिया, तो ये आदमी था जिसका नाम था स्टर्न। स्टर्न ने ही बुद्धि लब्धि का आधार बनाया और इसी ने ये सूत्र दिया। और सूत्र में बताया कि IQ = MC/CA × 100। सॉरी, MC बोल रहा हूं, MA/CA/100। यानी ये देखिए, इसको इस तरीके से मत लिखिए, अभी लिख के बता रहा हूं। IQ = MA/CA × 100, इस तरीके से लिख करके देख सकते हैं। अब यहां से IQ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है। और एक नाम और याद रखना है इस स्टर्न का, जिसने फॉर्मूला दिया। थॉर्नडाइक को तो याद ही रखना है, क्योंकि उसी ने तो, अगर वो जामवंत के रोल में था और अगर जामवंत के रोल में वो नहीं आता तो फिर लोग ये बुद्धि लब्धि वगैरह कुछ भी IQ वगैरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। मानसिक आयु बौद्धिक स्तर का मापन है जिस पर एक व्यक्ति कार्य करता है। उदाहरण के लिए 8 वर्ष की मानसिक आयु के रूप में वर्णित कोई व्यक्ति औसतन 8 वर्ष की आयु के स्तर का कोई कार्य कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ के आ गई, कोई मिल गया आपको याद रहेगा। यानी जब, चलो वह तो बता ही दिया, आप कुछ बताने की जरूरत नहीं इसको। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है? हावर्ड गार्डनर, डेविस वेक्सेलर और पीटर सलोवी, अल्फ्रेड बिने। तो सबसे पहला बात अल्फ्रेड बिने ही था जो 1905 में बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहला प्रथम वो किया था। आपको ध्यान है, पहले बताया हूं, बिल्कुल आपको ध्यान होगा। देखते हैं फिर से, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। कहां गया, पहले पेज में नहीं, यहीं पे वो देखिए, कहां गया, कहां, पीछे ही रह गया, कहीं पे पढ़ाया था ना अभी अल्फ्रेड बिने के बारे में, जिसने पहला परीक्षण किया था भाई बुद्धि पर। हाँ, ये बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो यहीं से प्रश्न आपसे पूछ लिया कि प्रथम बुद्धि परीक्षण कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में तैयार किया। और ये संभावित प्रश्न है, इसीलिए बुद्धि परीक्षण का जनक अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। और अल्फ्रेड बिने को याद होगा कि ये आदमी क्या कहता था कि दाल पकाना जानता है कोई आदमी तो चावल बनाना भी जानता होगा। चलिए, एक आयामी सिद्धांत बोला था इसने। अगला प्रश्न देखते हैं। जो कुछ वस्तु है वह एक मात्रा में विद्यमान है और वह जिस मात्रा में विद्यमान है उसका मापन भी किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा है? याद हो गया होगा, जल्दी से आप लोग को पता, याद हो गया था? कितने लोग को याद है, जल्दी से बताइए मेरे को। थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ के मापन के लिए स्टर्न द्वारा दिया गया सूत्र क्या है? या फिर बुद्धि लब्धि के लिए स्टर्न ने कौन सा सूत्र दिया, या बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? कई तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। स्टर्न आपको याद करना है जिसने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, जो कि बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पढ़ना है, IQ का सूत्र पढ़ना है। तो स्टर्न ने क्या कहा था? स्टर्न ने कहा था कि भाई जो उसकी वास्तविक आयु है
चलिए ऑप्शन ए, ठीक है, जो उसकी वास्तविक आयु है वो ऊपर में होगी, सॉरी नीचे में होगी। कैसे था, चलिए चलिए अभी दिखाया था, अभी लिख के दिखाया था। हाँ ये देखिए एम ए अपॉन सी ए, एम ए मतलब उसकी मानसिक आयु और सी ए मतलब उसकी वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु ऊपर में होगी, नीचे वास्तविक आयु होगी और मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। तो मानसिक आयु को उसने डिसाइड किया था एम ए के रूप में, और उसके बाद उसका जो क्या बोलते हैं शारीरिक आयु मतलब एक्चुअल जो आयु था उसको किया था सी ए के रूप में इंटू 100। तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। एम ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू 100। एम ए मतलब मानसिक आयु, सी ए मतलब वास्तविक आयु यानी शारीरिक आयु, और अपॉन इंटू 100 का तो सही है। देखते हैं टॉमसन तथा मेरिल की बुद्धि उपलब्धि की सीमा वितरण सारणी, यानी जब बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दे दिया गया, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दे दिया गया, तब टॉमसन, टर्मन और मेरिल दो व्यक्ति हुए जिन्होंने बताया कि कौन सा बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया, दिया स्टर्न ने। स्टर्न ने सिद्धांत दिया, बोला कि भाई एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 अगर आप करते हैं और इसमें जो आएगा वही आपका बुद्धि लब्धि है, यानी वही आपका आईक्यू है, ऐसा स्टर्न ने कहा। और स्टर्न ने इतनी बात कह के क्या बोला, जय सिया राम, जय जय राम, जय यानी जय राम। अब मैं चलता हूं, अब आगे का कार्यभार कौन करेगा, टर्मन और मेरिल करेंगे। टर्मन और मेरिल ने फिर वही स्टंट के सिद्धांत को, उसी स्टंट के फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से लोगों को और भी चीजें बताई। क्या बताई कि भाई स्टंट का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, चलो ठीक है, और स्टंट का फॉर्मूला यूज करके मैं एक सारणी दे देता हूं ताकि तुम किसी को बोलो कि तुम होशियार हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। अगर ऐसा तुम कुछ बोलते हो किसी को तो बोलने से पहले ये सारणी देख लेना, क्योंकि इसी सारणी में मैं बताया हूं कि किसका आईक्यू कितना होगा, तब तुमको कौन सी बात बोलनी। नहीं तो फिर वही जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त की तीन तैसी, कोई ऐसा बोल दिया तो और आप गधे साबित हो गए। तो आप किसी को गधे बोले और वो ये बोल दिया कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसे ही दिखाई देती है, और इस तरीके से तो आप गधे साबित हो गए। ऐसी बातों से बचने के लिए हमको क्या करना है, टर्मन और मेरिल की बातों को ध्यान रखना है, उनके सारणी को ध्यान रखना है, उनके टेबल को ध्यान रखना है। उसके बाद हम किसी को गधा बोले, प्रतिभावान बोले तो बात अलग हो। तो बुद्धि लब्धि के अंतर्गत टर्मन और मेरिल ने बताया कि भाई 140 के ऊपर अगर किसी का आईक्यू है तो उसको प्रतिभावान मानेंगे, 130 से 139 तक है तो अति उत्तम मानेंगे, 120 से 129 तक है तो उत्तम मानेंगे, 110 से 119 तक है तो अच्छा मानेंगे, 100 से 109 तक है तो औसत उच्च मानेंगे, 100 से 90 से 99 है तो औसत निम्न मानेंगे आप उसका जो बुद्धि है उसको। फिर उसके बाद 90 से 89 है, अभी समझ जाता हूं 90 से 89 का मतलब है क्या है, 100 से 140 का मतलब क्या है। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि या पिछड़ा मानेंगे, 70 से 79 है तो आप उसको हीन मानेंगे, 70 से कम है तो निश्चित क्षीण बुद्धि मानेंगे, 50 से 70 है तो अल्प बुद्धि मानेंगे, 20 से 25 से 50 तक है, मतलब 25 से 50 या 20 से 50 तक है तो आप मूर्ख बुद्धि मानेंगे, और अगर 20 से 25 ही है या फिर 20 से 25 से कम है तब उसको महामूर्ख मानेंगे। ऐसा किसी को भी आप महामूर्ख नहीं बोल सकते। अब चलिए आखिर 20 से 25 कैसे आता है, इस सब चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर 140 के ऊपर आया, 140 या उससे ऊपर आया तो इसका मतलब क्या है। चलिए एक मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कहा, स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया, स्टर्न ने फॉर्मूला आज निकालने का भी सीख लेंगे। स्टर्न ने फॉर्मूला दिया कि भाई, स्टर्न ने फॉर्मूला क्या दिया कि एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 करके देखना है। एम ए मतलब उसकी मानसिक आयु। कोई व्यक्ति जो कि 8 वर्ष का है, कोई बच्चा है जो कि 8 वर्ष का है तो सी ए मतलब उसकी शारीरिक आयु 8 वर्ष को नीचे लिख देंगे, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है, वो 12 वर्ष के आदमी के बराबर या 15 वर्ष के आदमी के बराबर, 12 वर्ष के आदमी के बराबर सोच पा रहा है। 8 वर्ष का है, जैसे
मैं हूं कक्षा चौथी में, लेकिन कक्षा आठवीं का किताब पढ़ ले रहा हूं। मैं कक्षा चौथी में हूं और कक्षा छठवीं की किताब की समझ रखता हूं। इसका मतलब क्या है, मेरी वास्तविक आयु कम है लेकिन मेरी मानसिक आयु ज्यादा है। तो उसी तरीके से कोई व्यक्ति 8 वर्ष का है लेकिन 12 वर्ष के आसपास जिसका ज्ञान है उतना ज्ञान रखता है, तो MA मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष के बराबर है, वास्तविक आयु 8 वर्ष के बराबर है, गुणे 100 कर देंगे। तो अब निकाल के देखते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये होगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 25 नहीं होगा, ये 50 होगा ना, 2 से काटे ना तो ये 50, 50 और 3, 50 गुणे 3 मतलब 150। 150 कहां पे आया भाई, 140 से ऊपर आया, मतलब उस बच्चे को क्या बोलेंगे आप, प्रतिभावान बच्चा है। चलिए एक और उदाहरण समझता हूं, एक और आपको बोलता हूं। एक मेरे क्लास में पढ़ा करते थे, उनका नाम था विजय नाथ, और इसको गांव में लोग बोला करते थे छैला। और छैला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं, उसको बोला जाता है डूड। जैसे हेलो डूड, हाय डूड ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, छैला। छैला प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इसका नाम था विजयनाथ। ये विजयनाथ जो थे हमारे साथ पढ़ा करते थे, लेकिन ये लोग जो ये विजयनाथ थे कक्षा 5वीं में पहुंच गए थे, कक्षा 6वीं में पहुंच गए थे। लेकिन अगर इनको टीचर किताब पढ़ने के लिए बोलता था तो कक्षा चौथी का भी किताब नहीं पढ़ पाते थे, यानी चौथी स्तर तक का किताब नहीं था। अब मान लेता हूं कि कक्षा 6वीं में तो 6 12 साल इनकी उम्र हो गई, और इनका जो इसमें और 6 ऐड कर दो तो 10 साल, यानी 6 ऐड करोगे तो 10 साल, यानी 10 साल के बच्चे के बराबर इनका दिमाग नहीं है। इनकी उम्र कितनी हो गई है, 12 साल। 10 साल के बच्चे के बराबर इनका दिमाग नहीं है, ठीक है। चलिए यही तो हुआ, इससे मतलब चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए केवल क्लास से ही देख लेते हैं। विजयनाथ जो है, समझ में आएगा अभी, विजयनाथ जो है, विजयनाथ छैला, छैला आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, छैला लिख देता हूं, विजयनाथ उर्फ छैला कक्षा 6वीं में पढ़ रहा है, मगर इसका जो मानसिक बुद्धि है वो कक्षा चौथी के किताब पढ़ने लायक नहीं है। गुणे अगर 100 मान लेते हैं कि वो कक्षा, फिर से समझाता हूं, वो व्यक्ति 12 साल का है लेकिन वो व्यक्ति 8 साल तक का काम नहीं कर पा रहा है, 8 साल के बच्चे के बराबर उसका दिमाग नहीं है। तो इस तरीके से निकाल देंगे 100 करके। अब इसमें जितना आएगा वो होगा उत्तर, या फिर इसको चलो 10 कर देता हूं, 10 का है लेकिन 8 साल के बच्चे के बराबर दिमाग है उसका, तो क्या करेंगे, 10 से कम 10, 10 दाम 100 तो 80 हो गया। 80 किस में आएगा देखते हैं भैया, 90 से 99 तक में तो औसत निम्न हो जाएगा। अभी विजयनाथ का बुद्धि का स्तर कितना था पता कर लेते हैं, 80 से 89 मंद बुद्धि, अब पिछड़े में आ गए भैया। चलिए एक और उदाहरण देखता हूं, आपका नहीं मेरा, मेरी उम्र है 25 साल, जो कि झूठ है, ठीक है। मेरी उम्र है 25 साल, मैं 30 साल के व्यक्ति के बराबर दिमाग रखता हूं। अब गुणे 100 कर दिया, मानसिक आयु यानी MA याद हो जाएगा आपको, शारीरिक आयु यानी CA मल्टीप्लाई 100 यही होता है। मैं 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 100 गुणे 30 कर दिया, 120 आया। अब 120 कौन से कैटेगरी में आ रहा है देखते हैं, इसमें तो नहीं है तो पीछे वाला है। अब 120 कौन से कैटेगरी में आ रहा है, उसी कैटेगरी में मैं होऊंगा। 130, 120 से 129 उत्तम बुद्धि का मैं हूं, सुपीरियर, ठीक है। इसी तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब कौन से व्यक्ति का दिमाग कितने उम्र का है उसको भी चेक कैसे करेंगे, उसको आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टंट का नाम, और स्टंट के नाम को ना याद रखने के साथ साथ MA/CA × 100 ये सूत्र याद रखना है। उसके बाद ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये जो बात है
बुद्धि लब्धि के लिए जो फॉर्मूला दिया वो स्टैंड ने दिया, लेकिन कौन से स्तर का व्यक्ति यानी कौन से बुद्धि का व्यक्ति, कितने आईक्यू का व्यक्ति प्रतिभावान माना जाएगा, कितने आईक्यू का व्यक्ति अति उत्तम माना जाएगा, इसके लिए आपको ये दो नाम याद रखने होंगे, टर्मन और मेरिल। दो तरीके से प्रश्न पूछेगा, दो तरीके से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न पूछेगा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के लिए फॉर्मूला, आईक्यू निकालने के लिए फॉर्मूला किसने दिया, तो उत्तर होगा स्टर्न। लेकिन कौन सा व्यक्ति कितनी आईक्यू का है तब उसे आप प्रतिभावान मानेंगे, यानी बुद्धि लब्धि आईक्यू के टेबल के बारे में किसने जानकारी दी, तो ये दो नाम याद रखेंगे, टर्मन और मेरिल। सूत्र में स्टंट याद आएगा, स्टंट टिक मानेंगे, और सारणी किसने दिया, टेबल किसने दिया, तो टर्मन और मेरिल ने दिया। ये दो नाम याद रखने हैं। उसके बाद ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि कोई व्यक्ति 105 का है, 105 उसका आईक्यू 105 है, कोई व्यक्ति है जिसका आईक्यू 100 है, कोई व्यक्ति है जिसका आईक्यू 130 है, तो किस में आएगा, कौन से उसमें आएगा, प्रतिभावान होगा, अति उत्तम होगा, उत्तम होगा, अच्छा होगा, औसत अच्छा होगा, मंद बुद्धि होगा, मूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे एक प्रश्न देखते हैं। एक बालक जिसकी आयु 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, सीजीटेट 2012 में पूछा गया, श्रेष्ठ बुद्धि, औसत उच्च बुद्धि, अति उत्तम बुद्धि या मंद बुद्धि। सही उत्तर क्या हुआ, औसत उच्च बुद्धि में आएगा, अति उत्तम बुद्धि में नहीं आएगा। देखिए 100 से 105, 100 से 109 औसत उच्च बुद्धि, हाई नॉर्मल आईक्यू, ठीक है, आईक्यू नहीं मतलब इंटेलिजेंस, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एक प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मापने पर बुद्धि लब्धि 85 है, यानी उसका आईक्यू क्या है, आईक्यू 85 है, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। अति उत्तम बुद्धि में तो नहीं होगा, प्रतिभावान में भी नहीं होगा, औसत उच्च बुद्धि में होगा या नहीं, लेकिन मंद बुद्धि में जरूर होगा, ऑप्शन डी। अभी हमने देखा है, ध्यान से देखना। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। आइए देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार का मतलब क्या है कि किसी के बुद्धि का परीक्षण आप किस तरीके से करेंगे, उसके बाद फिर आईक्यू टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी वास्तविक उम्र यानी शारीरिक उम्र 10 वर्ष है और उसका जो मानसिक उम्र है वो 12 वर्ष है, तो कैसे आप बोलेंगे कि उसका मानसिक उम्र 12 वर्ष है। यानी जैसे मान लीजिए कोई कक्षा चौथी में है, कोई कक्षा छठवीं में, कोई कक्षा चौथी की किताबों को पढ़ के समझ ले रहा है, इसका मतलब चौथी के बराबर उसकी शारीरिक उम्र भी है और मानसिक उम्र भी है। लेकिन कोई व्यक्ति जो कि सेम कक्षा में पढ़ता है, यानी कक्षा चौथी में ए भी पढ़ता है और बी भी पढ़ता है, अब ये क्या करता है कि कक्षा चौथी की किताबों को पढ़ के समझ लेता है, और बी क्या है, कक्षा चौथी की किताबों को पढ़ के समझ ही लेता है, साथ में साथ कक्षा छठवीं की किताबों को भी पढ़ के समझ लेता है। इसका मतलब यह है कि बी की जो शारीरिक उम्र है ए से ज्यादा है, या फिर उसकी बी की जो मानसिक उम्र है ए से ज्यादा है। ए की शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र, शारीरिक उम्र मतलब एम ए, मानसिक उम्र मतलब सी ए, दोनों बराबर है। लेकिन बी की बात करें तो एम ए ज्यादा है, सी ए कम है, यानी उसकी शारीरिक उम्र कम है, शारीरिक उम्र कक्षा चौथी के बालक के बराबर है, जबकि मानसिक उम्र कक्षा छठवीं के बालक के बराबर है, यानी कक्षा छठवीं की किताब पढ़ ले रहा है। तो ये तो एक तरीका हुआ, जिस तरीके से मैं जज करके आपको बता दिया कि इसकी मानसिक उम्र कक्षा छठवीं के बालक के बराबर है। यानी एक तरीका क्या हुआ, किताब का ज्ञान या फिर किताब में लिखे शब्दों का कितना ज्ञान है, इस आधार पे मैंने ये बताया कि इसकी शारीरिक उम्र इतनी है और मानसिक उम्र इतनी है। यानी किताब के पठन पाठन को मैंने क्या बनाया, आधार बनाया, और इस आधार पे मैंने बताया कि भाई इसकी उम्र ज्यादा है, मानसिक उम्र इसकी ज्यादा है। लेकिन कब तक किताबों को आधार बनाते रहेंगे आप, कभी ना कभी तो कोई ऐसा बालक आपसे टकरा ही जाएगा जो कि अनपढ़ हो, यानी जानता ही नहीं हो पढ़ना लिखना।
अब ऐसे बालक को, ऐसे दो बालक हैं, अब उसमें दोनों बालक में आपको बताना है कि इसकी शारीरिक उम्र कितनी है, मानसिक उम्र कितनी है। मान लेते हैं बालक ए है, एक बालक बी है, ये दोनों पढ़ते लिखते नहीं है। तो अभी तो भाई किताब पढ़वा के मैं कक्षा 6वीं और कक्षा 4 के बालक का बता दिया, लेकिन ये लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बताएंगे? तो इनको किस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी शारीरिक उम्र कम है, मानसिक उम्र ज्यादा है, या मानसिक उम्र कम है, शारीरिक उम्र ज्यादा है, या कहें कि शारीरिक उम्र बराबर है, मानसिक उम्र भी बराबर है? तो किस आधार पे कह सकते हैं? पहला तो हमने एक किताब के आधार पे, एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाया। अब उसी चीज को हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, समझ गए? उसी चीज को पढ़ना होगा कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कैसे हम कहेंगे कि शारीरिक उम्र ज्यादा है कि कम है। उसी से तो हम निकालेंगे शारीरिक मानसिक उम्र, जब ज्यादा कम निकालेंगे, कितना ज्यादा कितना कम, उसी को तो फिर MA/CA/100 करके हम बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालेंगे। किसके अनुसार? स्टंट के अनुसार। समझ में आ गया? चलिए पहला देखते हैं। बुद्धि लब्धि एक ऐसा आकलन है जो बौद्धिक स्मृति, गति, ध्यान, तर्क क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा को मापता है। बुद्धि परीक्षण साधारणतः बच्चों के सीखने और क्षमताओं में सुधार लाने के लिए उपयोग लिए जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति, किसी भी बच्चे का बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा, और यदि वो बुद्धि उसकी कम है, मंद बुद्धि है या औसत से कम बुद्धि है, तो उसके बुद्धि को बढ़ाने के क्या किए जाएंगे? प्रयास किए जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है जो कि रीजनिंग नहीं जानता है, रीजनिंग नहीं जानता मतलब जैसे बोला कि तुम्हारी माता, मतलब राम को बोला गया, राम एक बालक है जिसकी उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है, और राम से बोला गया कि राम बताओ बेटे कि तुम्हारी माता के जो भाई हैं उनको तुम क्या बोलोगे? और माता ने, ये राम ने बोला क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा चाचा। मतलब इसका रीजनिंग एकदम कमजोर है, वो मामा बोलूंगा इतना भी नहीं जान पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी जो मानसिक आयु है शारीरिक आयु से कम है। तो उसी चीज को बोला गया। अब क्या होगा? अब मान लीजिए मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम है, तो फिर राम को क्या करेंगे? और चीजों में तो चलो बढ़िया है, केवल रीजनिंग में कमजोर है, तो क्या बोलेंगे राम को कि राम बेटा तुमको रीजनिंग पढ़ना चाहिए या रीजनिंग में सुधार करना चाहिए। जैसे आपका मूल्यांकन होता है, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, अर्धमासिक मूल्यांकन, 6 माही मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन। तो धीरे धीरे आपको ये पता चलते जाता है कि भैया मैं गणित में कमजोर हूं, मैं हिंदी में कमजोर हूं, मैं गणित में, अंग्रेजी में कमजोर हूं, मैं संस्कृत में कमजोर हूं, मेरे को फिर से पढ़ना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए, तिबारा पढ़ना चाहिए। जैसे आप कंपटीशन के एग्जाम में जब जाते हैं तो उससे पहले किसी न किसी इंस्टीट्यूट का, खासकर एनालाइजर का टेस्ट सीरीज लेते हैं और टेस्ट सीरीज लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या पता चलता है कि भैया मैं बाल विकास में कमजोर हूं, मेरे को बाल विकास को और पढ़ना चाहिए, मैं पर्यावरण में कमजोर हूं, मैं गणित में कमजोर हूं, मेरे को और ध्यान देना चाहिए। तो यही काम करता है क्या? बुद्धि परीक्षण। यानी बच्चों के बुद्धि को, और टेस्ट तो हमेशा लगाना ही चाहिए यार, बिना टेस्ट के तो सिलेक्शन पॉसिबल भी नहीं है। तो यही काम करता है बुद्धि परीक्षण। यानी बुद्धि से परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण आप करेंगे किसी बच्चे का और जानेंगे भाई इसका IQ कितना है, बुद्धि लब्धि कितना है, उस क्षेत्र में उसकी बुद्धि को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो क्लास शुरू होने से पहले मैं बताया था बीमारी वाला उदाहरण, कि बीमारी का पता होना अति आवश्यक है। साधारण बुद्धि परीक्षणों को विशेष रूप से विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन के माध्यम से मानव बुद्धि का आकलन करने के लिए निर्मित किया गया है। बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला बोला गया है क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक एक चीज को हम समझेंगे। दूसरा बात कहता है, दूसरा प्रकार जो है, पहला तो था क्रियान्वयन के आधार पर, उसके अंतर्गत क्रियान्वयन के आधार पर हमने 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण देखे। पहला बुद्धि परीक्षण देखा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा देखा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। केवल अभी क्या किया है? केवल अभी देखा है, अभी समझा नहीं है, तो अभी समझेंगे भी। दूसरा एकांशों के आधार पर। एकांशों अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आइटम्स, आइटम्स का मतलब वो वाला आइटम्स नहीं जो आप समझ रहे हैं, जो कि लोग समझ जाते हैं कभी कभी आइटम से, लेकिन वो नहीं। एकांशों के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को एकांशों के आधार पर निम्नलिखित 4 चरणों में बांटा गया है। तो वो नहीं है तो फिर क्या है? आइटम के आधार पर मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको,
वैरायटी के आधार पर, आइटम के आधार पर, मतलब चीजें आपके पास रखी जाएंगी, उसके हिसाब से आप जांच कर सकेंगे कि कितना बुद्धि क्या है। ठीक है, एकांशों यानी आइटम के आधार पर। तो 4 प्रकार कौन कौन से हुए अभी समझेंगे, बिल्कुल दिमाग में लोड नहीं लेना है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और अभाषाई बुद्धि परीक्षण, ये 4 प्रकार के बुद्धि हो गए। देखते हैं क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला बुद्धि परीक्षण का प्रकार देख रहे हैं, क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का। पहला देख रहे हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उस व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के सवालों की बौछार किए जाएंगे या फिर उसको जांचा जाएगा। एक ही व्यक्ति होगा खड़ा, जैसे मेरे को बुलाया जाएगा कि भाई आज तुम्हारे बुद्धि को मापेंगे, तेरी बुद्धि कितनी है, तब तो फिर ऐसे ऐसे मापन होगा, तो फिर वो गाना बनेगा तेरी बुद्धि खराब, तेरी बुद्धि खराब वाला। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पहले एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे कभी कभी टीचर क्या करता है, बुलाता है अपने कार्यालय में, वो पूछता है कि बेटा सुबह क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या हुआ, 10 और 12 कितना होता है, 12 और 22 कितना होता है, अरे हमको उससे मतलब क्या है, हम जो खाए हैं पिए हैं, जो खा गए पी गए वो खा पी गए, फिर भी टीचर पूछता है, यानी उसका व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण करता रहता है। उसी में वो पूछता है, जैसे आप एक होम ट्यूशन अगर बोलेंगे, होम ट्यूशन अगर करते हैं, कोई पढ़ाता है समझाता है, तो उसका मापन किस हिसाब से करता होगा, एक बच्चे के ऊपर काम कर रहा है, मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अनुसार कर रहा है। इन्हें क्रियान्वित करने के समय अधिक समय लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति पर अलग अलग समय देना पड़ता है। पहले मेरे पर देना पड़ेगा, फिर प्रतीक सर पर, फिर 4 लोग और रहेंगे टीचर, उन पर देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सामूहिक बुद्धि परीक्षण कर लीजिए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है वो भी अभी समझेंगे। प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के निर्माण 1905 में बीने तथा साइमन ने कहा, इसे बीने साइमन परीक्षण कहते हैं। और बीने को फिर से याद रहे, बीने का क्या था, एक कारक बुद्धि सिद्धांत। एक कारक बुद्धि सिद्धांत जिसमें वो बोलता था भाई कोई दाल बनाना जानता है चावल भी बना सकता है, कोई दौड़ना जानता है तो फिर वो सो भी सकता है, ये तो मेरा सिद्धांत है, कोई दौड़ना जानता है तो सो भी सकता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत और भी उसके थे, जैसे कोई साइकिल चलाना चाहता है तो बाइक भी चला सकता है, क्योंकि एक कारक बुद्धि सिद्धांत वो दुनिया को एक ही नजर से देखता था कि जो एक कर सकता है वो भी कर सकता है, वो वाला। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, धन रचना, पास अलाग परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। प्रमुख बुद्धि परीक्षण सिद्धांत, मतलब कौन कौन से तरीके हैं व्यक्तिगत बुद्धि को परीक्षण करने के लिए, उसको आपको बस याद रखना है। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, धन रचना, पास अलाग परीक्षण, बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण, वेस्लर रिव्यू परीक्षण, बर्ट इंटरशक्ति परीक्षण, मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, मिरेल पामार मानसिक परीक्षण। कुल मिला के आपसे क्या पूछेगा, जेसिल विकास अनुसूची। आपसे ये पूछेगा कि व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षण में कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है, कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, कौन सा नहीं आता। बाकी आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये लगभग 9 बिंदु है, 9 बिंदु आपको याद होने चाहिए कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। देखिए संभावित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, आलमी अल्फा परीक्षण, धन रचना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा है वही 9 में से पूछा है, और पूछा क्या है, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हमने पढ़ा, धन रचना भी पढ़ा है, अल्फा आर्मी नहीं पढ़ा। देखिए कोह ब्लॉक डिजाइन, धन रचना, पास अलाग, बीने स्टैनफोर्ड, वेस्लर, ऐसे करके कहीं पे भी आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो 9 बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है, जिसमें एक आदमी पर अलग अलग उसका परीक्षण किया जाएगा, पहले मेरे पर, फिर सीता पर, फिर गीता पर, फिर मोहन पर, फिर सोहन पर, अलग अलग होगा। और सामूहिक में क्या होगा, सभी लोगों को एक साथ कर लिया जाएगा, जैसे अभी हम पढ़ेंगे। चलिए एक प्रश्न नहीं है, अब देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे परीक्षण जिनका क्रियान्वयन 2 बार में एक से अधिक व्यक्तियों या समूहों में, 1-2 बार में एक से अधिक व्यक्तियों और समूहों में किया जाता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इन्हें क्रियान्वयन करने के लिए समय और धन की बचत होती है, क्योंकि इसमें एक साथ व्यक्तियों का
व्यक्तियों पर कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाए गए आर्मी अल्फा परीक्षण एवं आर्मी बीटा परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब बात मैं बोलता हूं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सा सवाल है कि आखिर करना क्या है, कैसे करना है। मान लीजिए इस क्लासरूम में 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। अब आप यहाँ इंटर किए और गए और बोले कि भैया 12 धन 12 अगर आप इसको मानते हैं कि ये क्लास 3 का स्टैंडर्ड का बच्चा सॉल्व कर सकता है और आप क्लास 3 में गए, या फिर एक नियमावली है जिसमें क्लास 3 का बच्चा 12 धन 12 जोड़ के बता सकता है, अगर और आप क्लास 3 में बैठे हैं, मान लीजिए मैं जाता हूं कक्षा तीसरी में और मैंने ये पढ़ रखा है, एक सिद्धांत है कि भाई 12 3 बार अगर लिख करके दे देता हूं तो कक्षा तीसरी का बच्चा उसको बना सकता है। तो मैंने बोला कि भाई तुम लोग जोड़ के बताओ जुबान से कि 12 कितना होगा। फट से 50 बच्चे थे, 50 में 40 बच्चे जो थे उन्होंने बताया कि 12 क्या होगा, 36 होगा, 12 तिहाई 36। इसका मतलब इस 50 में से 40 बच्चे ही कक्षा तीसरी के में जो आईक्यू रखना चाहिए उतने हैं। तो 40 बच्चे कक्षा तीसरी में आईक्यू रखने के बराबर हैं। इसमें से 10 बच्चे हटा दिए जाएंगे। अब इन 40 बच्चों पर परीक्षण करूंगा मैं, फिर से आईक्यू का परीक्षण करूंगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, और फिर इन 40 बच्चों में फिर से एक मान्यता लेके आऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि 13 मान लीजिए कि 8 गुणे 8, ये 8 गुणे 8 कक्षा चौथी का कोई बालक बता सकता है कि कितना होता है। ये मेरी मान्यता है या फिर ये मैंने पढ़ा है, सरकार ने डिसाइड किया है कि चौथी का कोई बालक है उसको 8 गुणे 8 कितना होता है, फट से जवाब आना चाहिए। मैंने इन्हीं 40 बच्चों से पूछा कि बेटा बताओ 8 गुणे 8 कितना होता है। इसमें से 20 लोग बता पाए, 20 लोग नहीं बता पाए। अब ये 20 लोग कितने के बराबर हैं, कक्षा चौथी के आईक्यू लेवल के बराबर हैं, क्लास 4th के। अब फिर से मैं बोलूं, फिर से एक सवाल कि 25 भागे 5 कितना होता है। अगर ये कक्षा 5वीं का एक बच्चा बता सकता है तो इस बीच में से फिर से परीक्षण में करूंगा कि इस बीच में से और एक्स्ट्रा जानकार कौन लोग हैं। तो इसमें से फिर और परीक्षण किया, इसमें से 10 लोग हट गए और 10 लोग क्या बता पाए, 25 भागे 5 कितना होता है, उत्तर 5 आया। इस तरीके से बता पाए। तो ये 10 लोग जो बचे वो 10 लोग किसके बराबर है, 5वीं स्टैंडर्ड के बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब ये 10 लोग 5वीं स्टैंडर्ड के बराबर हैं। तो इन 10 लोगों की बात करूं मैं कि 10 लोग 5वीं स्टैंडर्ड के बराबर है। एक सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य बच्चा जो है, उसका जो नाम लिखाने का उम्र है वो 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष है। तीसरी में जाने के लिए उसको 3 वर्ष की आवश्यकता है, यानी 9 वर्ष का कोई बच्चा है जो तीसरी में पहुंचेगा। 5वीं में कोई बच्चा पहुंचेगा तो उसको कितने का पहुंचेगा, 11 वर्ष में पहुंचेगा। चलिए अब ये 10 लोग जो है, ये 10 लोग स्टंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये 11 को ऊपर लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि MA है। इन 10 लोगों का MA कितना है, 11 है। यानी मानसिक आयु 11 है जबकि शारीरिक आयु 9 है। गुणे 100 कर देंगे, जो भी आएगा फिर टेबल से मिलाएंगे। कौन सा टेबल, इससे पहले जो टेबल देखे थे टर्नल और 2 नाम थे ना, जिन्होंने वो टेबल बताया था कि इसमें कौन सा अधिक बुद्धि, कौन सा कम बुद्धि का होगा, कौन सा अति प्रतिभावान होगा, कौन सा मूर्ख होगा, कौन सा महामूर्ख होगा। उस टेबल से मिलाएंगे और फिर क्या बोलेंगे कि ये प्रतिभावान है या कम प्रतिभावान है, औसत प्रतिभावान है। इस तरीके से हम निकाल देंगे। समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति पर, एक एक बच्चे पर ध्यान देंगे। जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा, सीधे सीधे हम समूह में बात करेंगे। चलिए प्रमुख सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूं। तो प्रमुख सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आपसे ऑप्शन वाले प्रश्न पूछ लिए गए थे, वैसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। तो पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, उसके बाद वहाल मेन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, उसके बाद टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड टर्मन क्रिमिनल टेस्ट ऑफ मेंटल क्वालिटी,
नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट, डॉक्टर सोहनलाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद 8वां नंबर है प्रयाग मेहता सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो आपको एक चीज बताऊं कि इसमें से भी आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसके अंदर डीप में घुस के नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है, या कौन सा सामूहिक बुद्धि के परीक्षण का प्रकार है, कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रकार है, कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। इसी में से 4 ऑप्शन में से एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण डाल देगा और आपसे पूछेगा कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो केवल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें बहुत डीप में जाकर के प्रश्न नहीं पूछे जाएगा। तो ये 8 पॉइंट और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का 9 प्रकार का बुद्धि परीक्षण आपको याद होना चाहिए। देखते हैं सी टेट 2018 में पूछा गया एक प्रश्न, निम्नलिखित में से सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, बीटे स्टैनफोर्ड परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि ऑप्शन ए जो है वो आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो कोह ब्लॉक वाला जो है, या फिर ऑप्शन सी जो है, या बीने स्टैनफोर्ड ऑप्शन सी, ये दोनों परीक्षण आप देखे थे किसमें, ये दोनों परीक्षण आप देखे थे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में। तो आर्मी अल्फा बोले, आर्मी बीटा बोले, ये सब बुद्धि परीक्षण जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में के अंतर्गत आता है। और एक चीज और, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो सिद्धांत आया, जो विचार आया, वो विचार आपको मालूम है अमेरिका में आया, और द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के समय जो मैं पढ़ाया था विश्व युद्ध के समय आया। और युद्ध से जरूर याद रखिएगा, आर्मी अल्फा हो, आर्मी बीटा हो, सब सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार के अंतर्गत आएंगे, या सामूहिक बुद्धि परीक्षण के तरीके हैं। निम्नलिखित में से सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, वो बताना है कौन सा नहीं है। तो आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा तो है ही, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण ये भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं एकांशों यानी आइटम्स के आधार पर बुद्धि परीक्षण, जिसको एकांशों बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। पहला देखते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उन परीक्षणों को कहते हैं जिनमें लिखित शब्दों अर्थात भाषा का उपयोग निर्देश देने के लिए परीक्षण या प्रश्नों में किया जाता है। यानी जब भी लिखित भाषा में बात की जाएगी एकांशों बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, तो उसको सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। इस तरह के बुद्धि परीक्षण में क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना अति आवश्यक है, तभी तो आप शब्द पढ़ेंगे, देखेंगे तो पढ़ के वापस करेंगे। दूसरा देखते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ऐसे परीक्षण जो को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश देने के लिए अवश्य होता है, परंतु भाषा का उपयोग नहीं होता है। यानी भाषा का प्रयोग, जैसे कोई बोले कि इधर आओ उधर जाओ, का करत है बाबू, का गांव है तोर, कौन गांव है, ऐसा सामान्य बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन उसको लिख करके तो नहीं बताते। जब भी लिखा जाएगा तो उसका मतलब क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की जा रही है। लिखा नहीं जा रहा, केवल बोला जा रहा है, भाषा का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश देने के लिए अवश्य होता है, परंतु एकांशों में भाषा का उपयोग नहीं होता, यानी लिखित टाइप का नहीं होता, केवल बोल के मौखिक टाइप का होता है। ऐसे परीक्षण को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें वस्तुओं का मानसिक परिचालन होता है, वास्तविक नहीं। इसमें एकांशों को यानी आइटम्स में भाषा का इस्तेमाल न होने के कारण बच्चों, कम पढ़े लिखे लोगों, व्यक्तियों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का कम पढ़े लिखे या अशिक्षित व्यक्ति या बच्चों पर नहीं किया जा सकता, लेकिन अशाब्दिक का किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई लिखने पढ़ने वाली बात नहीं। अगला देखते हैं रेवेन। इसका उदाहरण एक है जिसको पूछ लिया, देखिए इसीलिए उदाहरण को समझना जरूरी है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का तरीका है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? संभावित प्रश्न है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों या उपनों में से कोई नहीं। तो अभी तो आपको पता चल जाएगा कि अशाब्दिक है, लेकिन जब एग्जाम होगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। अब देखते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें व्यक्ति के सामने कुछ वस्तुएं वास्तविक रूप से उपस्थित की जाती है, जिनका परिचालन या तोड़ तोड़कर परीक्षार्थी को सही करना होता है। इन परीक्षणों में निर्देश देने में भाषा का इस्तेमाल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। निर्देशन चित्र, अभिनय, हाव भाव द्वारा दिए जा सकते हैं। इन परीक्षणों को सबसे विशेष
बात यह है कि इसमें एकांशों यानी आइटम में भाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता, केवल इशारों में बात होती है। सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1866 में सेगुइन ने किया था। इसे सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण भी कहते हैं। तो सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि 1866 में सबसे पहले सेगुइन ने ही इस पर काम किया था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत। जैसे एक उदाहरण देखिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, इस तरीके से टूटे जुड़े हुए बच्चों के पास आप जरूर देखते होंगे, इनको लोग जोड़ते हैं और शेर बनाते हैं, भालू बनाते हैं। तो ऐसा बुद्धि परीक्षण किसके अंतर्गत आएगा? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। कभी आपसे पूछ ले कि बच्चे जो पजल सॉल्व करते हैं, पजल मतलब एक तरीके का ये चीज जो कि टूट फूट रहता है उसको जोड़ के बना रहता है, यानी शेर का, भारत का नक्शा, इस तरीके की चीजें बना रहता है। तो ये पजल सॉल्व करते हैं, कौन से प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो यही एकांशों बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है, केवल और केवल मतलब कुछ चीजें दी जाती है उसको जोड़ तोड़ करके वो सीखते हैं। अगला देखते हैं, इनका प्रयोग मानसिक रूप से विमंदित बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ये परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अलग होते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति वस्तुओं का मानसिक परिचालन करता है, ठीक है। अशाब्दिक में वस्तु का मानसिक परिचालन करता है, क्योंकि वस्तुएं व्यक्ति के सामने वास्तविक रूप में चित्रों के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। जबकि यहाँ पे एक्चुअल में आपको जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है उसमें एक्चुअल में व्यक्ति कर करके सीखता है या फिर कर करके जानने की कोशिश करता है कि कर पा रहा हूं कि नहीं। और यदि दूसरा जो परीक्षक होता है उसको देखता रहता है कि वो कर पा रहा है या नहीं। कर पा रहे हैं मतलब बुद्धि ठीक है, नहीं कर पा रहे मतलब बुद्धि खराब है। या फिर समय का भी पता चलेगा, जैसे शेर ही जोड़ के बनाना है तो एक बच्चा जल्दी बना लिया, एक लेट से बनाया, तो जो जल्दी बनाया है उसका बुद्धि तीव्र है, जो लेट से बनाया है उसकी बुद्धि थोड़ी मंद है। जबकि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में वस्तुओं का वास्तविक रूप से परीक्षार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसका वास्तविक रूप से परिचालन एवं तोड़फोड़ करता है। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, पास अलाक परीक्षण, धन रचना परीक्षण इसके उदाहरण है। इस तरह के परीक्षणों में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर सोहनलाल प्रयाग में था, अल्फ्रेड बिने या सेगुइन। तो सेगुइन ने सबसे पहले ये किया था, आपको याद होगा, अभी पढ़ा था। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त दोनों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उपरोक्त दोनों के अंतर्गत आएगा। यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण मतलब सामने में उसको सामान दिया जाएगा, वो जोड़ तोड़ करके बनाएगा। अब सामान कितने व्यक्ति को दिया जा रहा है? केवल एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति को अगर दिया जा रहा है को ब्लॉक डिजाइन मतलब अलग अलग ब्लॉक होगा जिसको जोड़ करके बनाना है। तो क्रियात्मक यानी उसमें काम तो कर रहा है वो बच्चा, उसके साथ साथ केवल एक ही बच्चा काम कर रहा है, इसलिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी है और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी है, यानी दोनों के गुण है। अब देखते हैं अभाषाई बुद्धि परीक्षण। ये क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये परीक्षण भाषा के बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग न एकांशों में होता है और न ही निर्देशों में होता है। निर्देश, चित्र, हाव भाव द्वारा दिए गए इन परीक्षणों को संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि भाषा का प्रयोग ना होने के कारण संस्कृति के प्रभाव एवं बंधनों से मुक्त होता है। ड्राइंग अ मैन टेस्ट, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो इन्हीं उदाहरणों से भी प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से अभाषाई बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, ड्रॉ लिखा है लेकिन ड्राइंग अ मैन परीक्षण, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा एक क्लास हुआ खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये IQ वाला चीज समझ में आया होगा और आप किसी को यूं ही गधे, बेवकूफ, होशियार या फिर मंद बुद्धि, मूर्ख, महामूर्ख नहीं कहेंगे, बल्कि IQ में स्टंट के जो स्टंट ने तरीका बताया कि इस तरीके से आप IQ को मापन करेंगे, IQ का मापन करेंगे और उसके बाद उस टेबल में देखेंगे कि भाई ये किस कैटेगरी में है, तब जाकर के आप उसको मूर्ख, महामूर्ख ऐसी चीजें बोलेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्लास आपके शिक्षक के एग्जाम को निकालने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो आज मैं पढ़ाया हूं। ये क्लास आपके जीवन में, आपके
जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो उसमें भी आप अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में कमजोर है, उसी कमजोरी का पता लगाने के लिए आप इस IQ टेबल का उपयोग करेंगे और स्टंट के उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे जिसमें MA/CA × 100 आता है। नमस्कार, जय हिंद।